गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लॉस एंड डैमेज फंड। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूएनएफसीसी की जो COP27 हुई है, वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने के लिए जो है वो डिसीजन ले लिया गया है। तो इसमें पुअर नेशंस जो हैं उनको एनवायरमेंटल कंपनसेशन देने के लिए जो है ये फ़ंड बनाया जाएगा। शुरुआत में कहा जा रहा है कि $500 बिलियन इसमें ऑलमोस्ट डाले जाएंगे और हर साल इसमें $200 बिलियन जो है वो एनुअली इंक्रीज़ किया जाएगा। तो बेसिकली पुअर नेशंस के लिए एक बिग विन है। बट क्या ये एक्चुअल में विन है या नहीं है, क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने देने की बात की थी 2020 तक $100 बिलियन पर ईयर, उसमें भी वो फेल रही हैं। तो कैसे क्या भरोसा करेंगे कि ये $500 बिलियन जो है वो दे पाएंगे। ठीक है। सो मोस्टली जो है वल्नरेबल नेशंस जो हैं, जैसे आपके आइलैंड कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आते हैं, उनसे कंपनसेशन देने के लिए। बिकॉज जो रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हिस्टोरिकल एमिशंस किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अब जो है लो इनकम कंट्रीज़ को जो है वो हेल्प करें। उसी के लिए ही ये बनाया जा रहा है लॉस एंड डैमेज फंड। और जो यूरोपियन यूनियन या यूएस कह रहे हैं कि चाइना और जो इवन इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो कि लार्ज पॉल्यूटर्स बन चुकी हैं, उनको भी इसमें फ़ंड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो क्या इंडिया डोनर बनेगा? ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम पहले ही वॉलंटरीली सपोर्ट करते हैं वल्नरेबल कंट्रीज़ को। और हम, जबकि हमारी तो कोई हिस्टोरिकल एमिशंस भी नहीं है, हमने तो अपनी ग्रोथ जर्नी अब शुरू की है। और इंडिया ये कह रहा है कि रादर हम तो एक बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस फंड के, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आते हैं। इसके लिए जो आपका फ़ंड जो है, इसमें अभी कोई डोनर बेस के ऊपर या बेनिफिशरीज़ के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर की समिट होगी COP28, उसमें इसके ऊपर फैसला लिया जाने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, घर, गो होम एंड रीयूनाइट। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने घर, गो होम एंड रीयूनाइट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल जो है डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उसको लॉन्च किया जा रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ के लिए और प्रोटोकॉल्स रिस्टोरेशन रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए इसको भी लॉन्च किया गया है NCPCR द्वारा। तो इस पोर्टल की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि ऐसे जो है चिल्ड्रन जो कि अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्ट करना उनको इम्पॉर्टेंट हो गया था, जिन्हें किसी केयर की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जल्दी से जल्दी जो है रियलाइज़ किए जा सके, उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जा सके, उसके लिए पोर्टल जो है बनाया गया है। और चिल्ड्रन जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो बेचारे लैंग्वेज कर रहे हैं, उनको भी कम करने के लिए नंबर उनको फॉस्टर केयर पे भेजना या उनके घर भेजना वापस, जो है उसके लिए जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। तो स्टेचुटरी बॉडी है NCPCR, आपको पता है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। जितनी भी कंट्री में लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं, वो सब राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्सोनेंस में रहें, उसके ऊपर ये काम करती है। पॉक्सो एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हीं को ही मिली हुई हैं। और जो हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होते हैं। और 6 मेंबर्स होते हैं इस NCPCR में, जिसमें मिनिमम 2 जो हैं वो विमेन मेंबर्स होने चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स आपके जो है जिनको चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड जो है से रिलेटेड सोशल वर्क में एक्सपीरियंस है, उनको ही इसका मेंबर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इकोनॉमिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो RBI ने ये बताया है रिसेंटली एक रिपोर्ट में कि पिछले 5 साल में लगभग 10 लाख करोड़ के जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को राइट ऑफ किया गया है, जिससे कि बैलेंस जो बैंक्स हैं उनके NPAs जो है वो रिड्यूस हुए हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली एनी लोन या फिर कोई भी ऐसा एडवांस जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू हो चुकी है, उसको हम नॉन परफॉर्मेंस एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट NPAs भी जो है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। सब स्टैंडर्ड असेट्स, जिसमें मतलब 12 महीने तक या फिर 12 महीने से कम तक वो अगर NPA रह गया है, उसको हम सब स्टैंडर्ड असेट्स कहते हैं। अगर 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो जाता है तो उसको हम डाउटफुल असेट्स कहते हैं। लॉस असेट्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं किए जा सकते, जिसके ऊपर जो बैंक को लगता है कि अब उसको रिट्रीव करना मुश्किल है। तो बैंक जो है NPAs को अगर वो लॉस एसेट्स बन जाते हैं तो उनको राइट ऑफ कर देते हैं अपनी बुक्स से, ताकि अपनी बुक्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। अगर वो जो है आपका NPA बाद में कभी रियलाइज हो जाता है तो वही जो है एंट्री दोबारा कर दी जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैंक्स में उसको एज मनी रिट्रीव्ड जो है वो शो कर दिया जाता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी डंपिंग और सेफ गार्ड ड्यूटीज़। ये भी इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो अभी 2 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं और उसमें कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिया है अगेंस्ट एंटी डंपिंग और सेफ गार्ड ड्यूटीज़, उससे रिलेटेड जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई है। ठीक है, तो जो ये 2 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन किया है। तो हुआ क्या कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो कस्टम्स एक्साइज या सर्विस जो टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कुछ केसेस हेयर करते हुए ये बोला कि डीजीटीआर ने जब आपको बोला कि आप एंटी डंपिंग या सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाओ इन इम्पोर्ट्स पे, तो आपने क्यों नहीं लगाई है। ठीक है, तो ऐसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि जब स्टेनलेस स्टील जो है चाइना इम्पोर्ट किया जा रहा था, तो उस पर जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो लगानी चाहिए थी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं लगाई है, जबकि डीजीटीआर जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उन्होंने कहा है कि आपको टेंटेटिव रीज़न बताने पड़ेंगे कि क्यों आपने जो है रिकमेंडेशंस डीजीटीआर के एक्सेप्ट नहीं की हैं। तो ये ड्यूटीज़ क्या होती है हमारे लिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा। ठीक है, तो डंपिंग ड्यूटी जो होती है आपकी वो होती है कि कोई भी कंट्री जैसे चाइना क्या करता है कि बहुत कम प्राइस पे जो है अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डंप कर रहा होता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, तो उसके ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा देते हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफ़र ना हो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो होती है जिसमें कि समझ लो चाइना अपनी जो है इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देके उनके प्राइस को कम कर देता है आर्टिफिशियली, ताकि इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर सके। तो उस प्राइजेस को जो है ऑन पार लाने के लिए विद डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट्स हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि कोई सेक्टर अगर सफ़र कर रहा है, हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, लेकिन बाहर से जो है उसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम उसको सेफ गार्ड करने के लिए इमरजेंसी मेजर्स में जो है ये सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगा देते हैं। ठीक है, डब्ल्यूटीओ मेंबर जो डब्ल्यूटीओ है वो भी परमिट करता है कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंजर्ड हो रही है या फिर थ्रेटन हो रही है, तो उस केस में जो है कंट्रीज़ के पास राइट है कि वो सेफ गार्ड जो है ड्यूटीज़ लगा सकता है। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख लेते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग कहता है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो हम बार बार लगाते हैं इससे जो है पूरी सप्लाई चेन में एडवर्स इम्पैक्ट होता है, इवन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है। अब देखो, जैसे ऊपर का केस था कि स्टेनलेस स्टील हमने चाइना से लिया, अब हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमको अगर वो सस्ता मिल रहा है तो हमारे अपने ज़बरदस्ती सिर्फ हम ये ड्यूटीज़ लगा के अगर उसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारी पूरी जो है चेन में डिस्ट्रप्शंस आएंगी। लेकिन कमर्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि नहीं, आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर आप ये ड्यूटीज़ नहीं लगाओगे तो आप उसको वाइप आउट कर दोगे, हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो बचा कर रखना है। तो अगर हम देखें तो वे फॉरवर्ड यही है कि बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है, आपको इनडिस्क्रिमिनेट ये ड्यूटीज़ भी नहीं लगानी है और इनडिस्क्रिमिनेट आपको जो है एग्जेम्पशन भी नहीं देनी है। ठीक है, तो टेंटेटिवली आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि आप ये जो है डीजीटीआर के रेमेडीज, डीजीटीआर के जो है रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो डीजीटीआर जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, एक सिंगल नेशनल एंटिटी है। जितने भी ट्रेड रेमेडियल मेजर्स होते हैं उसको जो है वो सजेस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये काम करता है, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे, उसके लिए ये ड्यूटीज़ जो है इम्पोज करने के लिए सिफारिश करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गांधी मंडेला अवार्ड 2022, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 14th दलाई लामा जो है उनको हमने गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है गांधी मंडेला फाउंडेशन, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है इस अवार्ड को अनाउंस किया है। तो ये जब हमने 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी मनाई थी, जब जो है तब जो है महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया था पहली बार। और बेसिकली हम गांधी और मंडेला की जो लेगेसी है उसको रिकग्नाइज करने के लिए हम ये अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेट नॉट, ये आपका एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रेट नॉट जो है रशिया से जो है उड़ता हुआ जो ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये भी रिसेंटली केरला के कोस्ट पर देखा गया है। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ट्रैवल करता है और मीडियम साइज बर्ड है। जनरली ये जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ऑस्ट्रेलिया के या फिर इवन ईस्टर्न और साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पर ये जाता है और वहाँ पर ये इवन जो है उसको इनहेबिट करता है। और अगर हम देखें तो ये IUCN के रेड लिस्ट स्टेटस में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेयरपर्सन बनने वाला है, रादर बन गया है आज, जो है। और ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट जो है हम करना चाहते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 25 मेंबर कंट्रीज़ की जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडिया ने भी इसको जो है 2020 में एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था। इसका सेक्रेटरीट OECD हेडक्वार्टर्स में है। और बहुत हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चेयरपर्सनशिप बिकॉज इंडिया जो है वो 967 बिलियन US डॉलर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इकोनॉमी में ऐड करने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क नेट। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने नो मनी फॉर टेरर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें डार्क नेट और वर्चुअल करेंसीज जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से जो आपकी फाइनेंसिंग हो रही है टेररिस्ट की उसको डील करने की ज़रूरत है। तो डार्क नेट क्या होता है? बेसिकली ये डीप हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिसमें नारकोटिक सेल होती है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है। बहुत ही ये डीप वेब होता है और ये सिर्फ कुछ कस्टम सॉफ्टवेयर या फिर हिडन नेटवर्क्स के थ्रू ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। बेसिकली जिसके पास इसका एक्सेस है सिर्फ वही इस इंटरनेट को जो है वो एक्सेस कर सकता है। और आम यूज़र जो है किसी भी सर्च इंजन से इस या फिर किसी भी ब्राउज़र से जो है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो बेसिकली इसके लिए स्पेशल ब्राउज़र बनाए जाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है इसको जो है एक्सेस किया जाता है यूज़र्स द्वारा। और इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। अब डार्क वेब और डीप वेब में फ़र्क क्या है? तो डीप वेब तो बेसिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र होता है उसके बाद उसमें आप जाकर डीप वेब को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डार्क वेब बिना एक्सेस राइट्स और बिना नॉलेज के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is loss and damage fund. So this topic is important for your environment section. So recently a historic deal has been signed at the COP27, which aims to establish a fund for assisting developing countries with respect to climate change. Because you know that certain countries, including the low-income countries, they have suffered due to, of course, historical emissions by the developed countries, and they need to be compensated for that. So for that, a loss and damage fund has been envisaged, and it is estimated that about $500 billion would be added to this fund, and it would rise 200 billion annually. So basically it is being claimed as a big win for poor nations. So what is the fund? So what is this fund? So actually this fund will cater to the needs of the most vulnerable nations, mostly who are the middle income countries, and the developed countries and other private and public sources will basically fund this loss and damage fund. And these European Union and United States, like developed countries, they have said that not just us, but China and even India, who are the one of the top emitters currently, they should also contribute to this fund. So will India be a donor or a beneficiary of this fund? So basically, India is one of the big economies which have become the one of the top emitters in this world. And but India is saying that we have been voluntarily helping these vulnerable countries, but also because of historical emissions, the more responsibility lies towards the developed countries. Also, India has said that we also are having certain vulnerable areas, and that's why we should also be the beneficiary of this particular fund. But the donor base and beneficiaries of this fund have not yet been decided, and it is being thought that this more clarity would be given on this particular topic by the year 2023 when the COP28 would be held. So the next topic is Ghar, Go Home and Reunite. This topic is important for your social issues. So on World Children's Day, the National Commission for Protection of Child Rights has launched this portal, Ghar, that is Go Home and Reunite. It's a platform for digitally tracking and monitoring children from every district so that the process of repatriation and restoration can be smoothened. So apart from that, certain other initiatives have been launched by NCPCR. So this portal is important because it will enable digital transfer of cases of children to the authorities, and it will also protect the rights of children with respect to restoration and repatriation. It will also reduce the number of children who are languishing in childcare institutions.
So what is NCPCR? So it's a statutory body which has been formed under Commission for Protection of Child Rights Act, and it functions under the Ministry of Women and Child Development. The aim of NCPCR is to see that all laws and policies in the country are in consonance with the rights of children. So any child is defined as any person who is between the ages of 0 to 18 years, and apart from the above law, NCPCR also administers the POXO Act and the Right to Education Act. So the chairperson is, of course, a person of eminence who has an exemplary record of work in child welfare. Six members are there. A minimum of two women members should be there. Rest of the people or the rest of the members should have experience in education, child health care, welfare, or child development, etc. Okay, so the next topic is non-performing assets. This topic is important for your economy section. So as per the data furnished by the Reserve Bank of India, in the last 5 years, 10 lakh crore worth of non-performing assets have been written off by the banks. And what is a non-performing asset? So basically any loan or advance for which the principal or interest payment has remained overdue for a period of 90 days is considered as non-performing asset. So these NPAs are further classified into three assets: substandard assets, doubtful assets, and loss assets. So substandard assets are those which have remained NPA for a period of less than or equal to 12 months. Doubtful assets are those which have remained in the substandard category for a period of 12 months, and loss assets are those which remain uncollectible, and the bank does not consider it as possible to retrieve that particular asset. So why do banks write off loans? Because they have to clean their profit and loss account. When they write these NPAs off, this amount will the return of amount is allowed to be deducted from the profit before tax. So in case in future the amount is realized, then this amount of course is flown back to the profit and loss account of those banks. So the next topic is anti-dumping or safeguard duties. Again, this topic is important for your economy section. So at least two judicial pronouncements have taken a dim view of Finance Ministry's decision against imposing anti-dumping and safeguard duties. So you know that when DGTR under the Ministry of Commerce and Industry recommends to the Finance Ministry that you should be imposing these anti-dumping duties or safeguard duties upon imports, they have to comply with it. In rare instance, the Finance Ministry can reject this recommendation. So for that, the cases have been these judicial pronouncements have come. So you know that the Revenue Department opted to be selective in imposing these duties despite the recommendations of DGTR. For example, the Revenue Department unilaterally suspended countervailing duty on certain varieties of stainless steel from China. So these customs, excise, and service tax appellate tribunal has asked that you should has asked the central government that you should give tentative reasons for not accepting the recommendations of DGTR. And so what are these duties? What the topic that is important for us is to see that these dumping duties or these anti-dumping duties are those duties which are imposed upon the imports which are unfairly at low price. Okay, countervailing duties are those duties which are used to offset the subsidies which are given by the exporting country. You know that China gives subsidies to their domestic sector so that they can export their products at very comparatively low prices. Similarly, there are safeguard duties also, which are basically emergency measures in which if our industry or domestic industry is injured or threatened by a particular product which is being imported, then the government can use these emergency measures and impose these safeguard duties. So Finance Ministry and Niti Aayog, they are having a view that we should not be indiscriminately using anti-dumping duties, because in order to protect our producers, domestic producers, we are also harming some chains. Like I was giving an example that if there is an infrastructure project in which the stainless steel from China is being procured at a very low cost as compared to domestic industry, then of course it would be beneficial for us because that infrastructure project cost would decline. But
the commerce department is saying that we cannot make take such an action because it would harm our domestic industry. So basically we have to find a middle ground. We have to see that this finance ministry and Niti Aayog, they will have to give reasons before declining the recommendations of DGTR. So DGTR is under the Ministry of Commerce and Industry. It's a single national entity which deals with all kinds of trade remedial measures, and it also gives recommendation to the Ministry of Finance in order to get the duties imposed. So the next topic is Gandhi Mandela Award 2022. This topic is important for international relations. So the 14th Dalai Lama has been conferred with the Gandhi Mandela Award of 2022, which is given by, of course, the Gandhi Mandela Foundation, which is a not-for-profit organization. It's a Government of India registered trust, and this award was instituted at the on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. So the award is given to personalities who have carried forward the legacies of both Gandhi and Mandela. So the next topic is great knot. This topic is important for your environment section. So a great knot, which is a bird, a migratory bird, has been witnessed at Kerala's coast, and it has flown over 9,000 kilometers for a winter sojourn, and it's an international migratory bird. Which travels vast distances between the northern hemisphere, and it is a medium-sized shorebird, and generally it is found around the coastal areas of Australia. They also breed in eastern Siberia and the coastal regions of eastern and southeast Asia. Generally, they inhabit intertidal mudflats and sandflats in Australia, and the IUCN red list status of this bird is endangered. So the next topic is global partnership on artificial intelligence. This topic is important for international relations and science and technology topics both. So India will be taking over the chair of global partnership on artificial intelligence from France, and it's an international initiative which aims to support responsible and human-centric development and the use of artificial intelligence. So it has 25 member countries. Of course, India joined it as the founding member in 2020. Its secretariat is hosted at the OECD headquarters. Why artificial intelligence is important? Because it is expected that 967 billion US dollars will be added to the Indian economy using this artificial intelligence by the year 2035. So the next topic is darknet. This topic is important for your security section. So Union Home Minister Amit Shah has stressed that there is a need for coordinated effort to deal with the challenges posed by the use of darknet and virtual currencies. So basically, darknet is a deep hidden internet platform which is being used by criminals for narcotics sale, exchange of pornographic content, and other illegal activities. It is part of the private deep web, but it uses customized software and hidden networks, and only those who have access rights who have rights to access it can be found on darknet. So darknet is very tough to crack because it is end-to-end encrypted, and it can be operated only in specialized secret browsers. Okay, so what is the difference between dark web and deep web? So dark web is basically deep web is basically accessed by anyone who has this standard web browser with which deep web URLs can be explored. But dark web requires access rights and knowledge to as to where to find that particular content. Okay, only with the correct decryption key you can access dark web pages, unlike deep web pages. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.